In this video lecture, we are going to discuss about the activity of microorganism in order to control the pest and insect which can harm the agricultural plants as well as productivity. So our title is Microbes as Biocontrol Agent. पहले हम लोग इस बायो कंट्रोल एजेंट को समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जितने भी आपकी क्रॉप है, कई मर्तबा आपने सुना होगा कि क्रॉप को इन्फेक्शन हो जाता है, डिसीजेस हो जाते हैं। तो ये डिसीजेस आखिर होते क्या हैं? दिस डिसीजेस आर ऑकर ड्यू टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज. Sometime viruses can also attack on the agricultural land, that is viral diseases. Apart from these diseases, there are several insects which are attacking on the agricultural crop and feed them. मतलब बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पर, लीफ के ऊपर, फ्रूट फ्लावर्स पर अटैक करके उनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से किसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और प्रोडक्टिविटी जितनी आनी चाहिए उससे बहुत कम प्रोडक्टिविटी मिलती है। मॉडर्न सोसाइटी में इसका एक हल निकाला गया कि केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स पर ताकि आने वाले इंसेक्ट और पैथोजेंस को किल किया जा सके। लेकिन देखने में यह आया कई मर्तबा कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स। तो ये केमिकल जब हम प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो ये खुद प्लांट के लिए हानिकारक हो जाते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर के लिए खतरनाक साबित होते हैं। यही नहीं बल्कि उस एग्रीकल्चरल एरिया में अगर हमने कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखे हैं काम करने के लिए और डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्लांट को खाने की वजह से अगर ये केमिकल उनकी बॉडी में चले जाते हैं तो एनिमल्स को भी इसका भारी नुकसान होता है। इवन जो ह्यूमंस उस एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं उनके लिए भी ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक साबित होते हैं। ग्राउंड वाटर यानी जब बारिश अगर हो जाएगी, ये केमिकल परकोलेट होकर सॉइल के नीचे चले जाएंगे, मतलब वाटर में मिक्स हो गए, तो वाटर के लिए भी ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। हमारा जो सॉइल है मतलब मिट्टी है उसका टेक्सचर खराब करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिस केमिकल आर हार्मफुल बिकॉज दे कॉज द पोल्यूशन ऑल्सो इन द एयर। तो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल्स को अगर अवॉइड किया जाए तो फिर हमारे पास में ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम प्लांट्स पर अटैक करने वाले पैथोजेंस को, इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उस मेथड को ऑर्गेनिक फार्मिंग में जोड़ा गया एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल का मीनिंग होता है बायोलॉजिकल मेथड विच कंट्रोल द इंसेक्ट एंड पेस्ट विच आर अटैकिंग ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो देखिए बायो कंट्रोल रेफर्स टू, मतलब यहां से डेफिनेशन बन रही है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, यानी हम एक प्रकार के इंसेक्ट यूज करेंगे उन इंसेक्ट को किल करने के लिए जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप पर अटैक कर रहे हैं। तो दिस इज प्रीडेशन मेथड। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। तो हम जो इंसेक्ट यूज करेंगे वो शिकार कर लेंगे उन इंसेक्ट का जो हमारी क्रॉप के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, जो डिसीज कॉज करते हैं या प्लांट को खा लेते हैं। दिस इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट। देखिए एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस यूज किया गया है और वर्ड यूज किए गए, इसीलिए मैं इस लेक्चर में डायरेक्टली एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको रीडिंग करने में बहुत आसानी चली जाए और आप समझ सके कि कौन से वर्ड और कौन से सेंटेंस का क्या मीनिंग यहां पर निकलता है। ओके,
तो दिस इज द डेफिनेशन, यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट। याद रखिएगा कि डिसीज जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय फंजाई एंड इवन सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ओके, इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी का मतलब लिया जाएगा मॉडर्न ईरा, दैट इज साइंटिफिक ईरा, यानी जमाना जिसमें साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की, केमिकल्स बनाए जो कि टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल होते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को किल करने के लिए। सो इन दिस मॉडर्न सोसाइटी these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals। यानी मॉडर्न सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स को, कौन से प्रॉब्लम को, कि भाई आपके प्लांट पर इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं या पैथोजन अटैक कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाने लगा बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट को किल करेंगे, एंड पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करते हैं। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings। देखिए ये केमिकल का छिड़काव जब आप प्लांट्स पर करते हैं, आपके खेत में या एग्रीकल्चर फील्ड में आप स्प्रे करते हैं, तो ये केमिकल किसके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, मतलब जिन जानवरों को आपने खेत में पाले हैं उनके लिए हार्मफुल है, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सॉइल को पोल्यूट करेंगे, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे, इवन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स को भी ये केमिकल पोल्यूट करते हैं। आवर सॉइल आल्सो पोल्यूटेड थ्रू ओवर यूज ऑफ द वीडिसाइड। ओवर यूज यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपने वीडिसाइड का यूज किया, वीडिसाइड क्या होते हैं कि आपके खेत में मान लीजिए आपने सोयाबीन का क्रॉपिंग किया, बीच बीच में बहुत सारे अनवांटेड डाइकोटिलिडोनस प्लांट ग्रो हो गए हैं, उन्हें वीड्स कहा जाता है। तो किसान क्या करते हैं कि उन वीड्स को निकाल करके फेंकते हैं। कुछ लोग ऐसा पॉइजन, मतलब 2,4-D नाम का एक केमिकल आता है जो ऑक्सिन का डेरिवेटिव है, 2,4-D यूज करते हैं एज अ वीडिसाइड टू किल द अनवांटेड डाइकोटिलिडोनस प्लांट। बट इफ वी doing overuse of the 2,4-D or any other weedicide, then they can cause the pollution in our soil. Okay, now biological control of pests and diseases, next topic पर आते हैं। in agriculture there is a method of controlling pest that relies on natural predation। एग्रीकल्चरल फील्ड में ये एक नेचुरल प्रीडेशन नाम का मेथड है जिससे हम पेस्ट और इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूं कि एक टाइप का इंसेक्ट हम यूज करेंगे ताकि वो हार्मफुल इंसेक्ट को खा सके, उसको मतलब शिकार कर सके और किल कर सके। इट इज कॉल्ड एज नेचुरल प्रीडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। यानी एग्रीकल्चर फील्ड में हम इंट्रोड्यूस्ड केमिकल, यानी केमिकल को इंट्रोड्यूस करने की बजाय उस इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो नेचुरल प्रीडेशन करेगा। तो बहुत ही सिंपल है। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर्स, ऑर्गेनिक फार्मर यानी ऐसे किसान जो ये चाहते हैं कि केमिकल्स का यूज ना किया जाए बल्कि नेचुरल मेथड का यूज किया जाए, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मर। तो ऑर्गेनिक फार्मर का बिलीफ ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड। आप देखेंगे तो सॉइल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और कुछ सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लांट्स एग्रीकल्चरल फील्ड में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसा मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेत के कुछ एरिया में सोयाबीन डेवलप किया, कुछ एरिया में कॉटन डेवलप किया, कुछ एरिया में ज्वार डेवलप किया। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट यानी कि कीड़े जैसे एंट है और बहुत सारे हैं,
ये पॉलिनेशन करने के काम में आते हैं, मीन्स दे आर वेरी यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड फॉर पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। तो ये बायोडायवर्सिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड में, ऐसा कौन मानते हैं? ऑर्गेनिक फार्मर। की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडायवर्सिटी फर्दर हेल्थ, यानी बायोडायवर्सिटी एग्रीकल्चर लैंड का हेल्थ बढ़ाते हैं। मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल इट इज, यानी जितनी ज्यादा वैरायटीज उस एरिया में रहेगी उतना ज्यादा प्रोडक्टिव, उतना ज्यादा सस्टेनेबल आपका एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, उतनी ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फिर और आगे दिया है कि ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड are kept at manageable level by complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem। ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट करके इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करके आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है दे वांट टू क्रिएट अ सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिसमें हार्मफुल पेस्ट या इंसेक्ट को इरेडिकेट ना किया जाए, यानी उनको कंप्लीटली किल ना किया जाए। जैसा मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लांट है, कैटरपिलर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो कैटरपिलर को किल करना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि कैटरपिलर को एक मैनेजेबल लेवल पर मेंटेन करना है। मैनेजेबल लेवल पे मेंटेन करने का मकसद क्या है कि वो कैटरपिलर बाकी तो रहे, उसकी जान ना जा पाए, लेकिन वो आपके प्लांट को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो प्लांट को कुछ ऐसा हमको ट्रीट करना पड़ेगा कि कैटरपिलर से वो निपट ले, लेकिन कैटरपिलर को किल ना कर सके। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी का वही एक कंसेप्ट है कि दीज इंसेक्ट एंड पेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप बट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इंस्टेड ऑफ इरेडिकेशन दे आर केप्ट एज अ मैनेजेबल लेवल by complex system of check and balance within the living and vibrant ecosystem। यानी जो हमारा वाइब्रेंट बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को लाया जाए ताकि वो कैटरपिलर से निपट ले, उनको खा ले, उनका भी पेट भर जाएगा और कैटरपिलर पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, बल्कि कुछ कैटरपिलर खत्म हो सकते हैं। Contrary to conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful microbes, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल फार्मिंग जिसमें केमिकल्स का उपयोग होता है, वो केमिकल क्या करते हैं कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करेंगे, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक, एनाबिन आपके खेत में, वो भी केमिकल पॉइजन से किल हो जाएंगे, और जो डिसीज कॉजिंग है वो भी किल हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो देखिए यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब वो जो केमिकल पॉइजन्स है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि किसको किल करना है और किसको छोड़ देना है, क्योंकि ओवरऑल वो जो केमिकल्स है पॉइजन है, पॉइजन को जो खाएगा या पॉइजन जिसके ऊपर गिरेगा वो किल हो जाएगा, चाहे वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच दैट seek to develop an understanding of the web of interaction। holistic approach का मतलब होता है कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग का मतलब एक जिसको हम आम लैंग्वेज में समझदारी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, जिसमें हम इंसेक्ट को यूज करेंगे इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो ये एक होलिस्टिक मेथड है जिसमें इंसेक्ट को समझ जाएगा कि अपने किसको किल करना है, किसको किल नहीं करना है। Okay, so depends on webs of interaction between myriad of organisms that constitute the field of fauna and flora। myriad of organism यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म
मान लीजिए 10 अलग अलग टाइप के हैं, उनमें से एक टाइप हमने इंट्रोड्यूस किया प्रीडेशन के लिए, मतलब शिकार के लिए, तो हम जो टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो 10 में से किसी एक को चुनेगा और उसी का प्रीडेशन करेगा, बाकी 9 को हार्मनेस नहीं पहुंचाएगा। ओके, द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर, यानी जो नेचुरल क्रिएशंस हैं, जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको का इरेडिकेशन मतलब उनको किल करना, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट, इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। यानी जो इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं, उन सबको इरेडिकेट करना ये सिर्फ नामुमकिन ही नहीं है बल्कि अनडिजायरेबल भी है। मतलब हमने उन इंसेक्ट और पेस्ट को किल नहीं करने चाहिए जो हमारे फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ा जाएगी। फॉर विदाउट देम बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासाइट इंसेक्ट विच डिपेंड्स ऑन देम एज अ फूड होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यानी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 10 टाइप के इंसेक्ट हमारे पास में हैं, लेकिन एक ही टाइप का इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने केमिकल्स का यूज करके 10 की 10 टाइप को किल कर दिया तो इन 10 टाइप के ऊपर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, इनको खाकर के अपना पेट भरने के लिए, तो वो भूखे रह जाएंगे। इन 10 को किल करना मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उन इंसेक्ट को भी किल करना जो इनके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। 10 फिर क्या हुआ, द यूज ऑफ बायोकंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स। यानी जब हम बायो कंट्रोल का यूज करेंगे तो केमिकल का यूज करना ही नहीं पड़ेगा। बायो कंट्रोल मेक इंडिपेंडेंसी on the organic chemicals and pesticide. The important part of biological farming approach is to become familiar with various life forms that inhabit the field. जब हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जब हम एक किस्म के इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरे टाइप के इंसेक्ट को फीड करने के लिए, प्रीडेशन के लिए, तो हमको इस बात की जानकारी तो जरूर मिल जाएगी कि कौन से इंसेक्ट कौन से हार्मफुल इंसेक्ट को किल कर सकता है और बाकी को इंसेक्ट को किल नहीं कर सकता है। मतलब हमको इकोसिस्टम की भी जानकारी मिल रही है, जो वेरियस लाइफ फॉर्म है इनहेबिट द फील्ड, यानी उस फील्ड में रहने वाले, इनहेबिट मतलब रहने वाले, तो उनके सबकी हमको जानकारी मिल जाएगी। फूड चेन की जानकारी मिलेगी, फूड वेब की जानकारी मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट, प्रीडेटर मतलब जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शिकारी के तौर पे, एज वेल एज पेस्ट यानी कि जो शिकार है, एंड ऑल्सो लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट दैट दे प्रीफर। इसका वही मतलब है कि प्रीडेटर का लाइफ फॉर्म आप समझ सकते हैं कि किसको खाएगा, कब खाएगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर खाएगा, लाइफ फॉर्म उनके क्या क्या है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। एप्रोप्रिएट मतलब खास उसी इंसेक्ट को हम शिकार बनाएंगे जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। द वेरी फेमिलियर बीटल्स विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, एक ऐसा ये छोटा सा इंसेक्ट है, बीटल है, जिसके ऊपर रेड और ब्लैक मार्किंग आती है, उसे कहते हैं लेडी बर्ड। अब इस देखिए लेडी बर्ड को किस तरह यूज किया जाएगा। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये एग्जाम में पूछता बच्चों कि कौन से इंसेक्ट को किल करने के लिए हम कौन से इंसेक्ट यूज करते हैं। तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ अफिड एंड मॉस्किटोज। यानी अफिड यहां पे अलग से लिख रहा हूं मैं, एंड मॉस्किटो को किल करने के लिए आप यूज करेंगे लेडी बर्ड एंड
ड्रैगन फ्लाइज, ये दोनों भी कौन हो गए? प्रीडेटर। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज एक्ट एज अ प्रीडेटर फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटो। अगर आपके एग्रीकल्चरल लैंड में एफिड और मॉस्किटो अटैक करते हैं, आपके प्लांट्स को खाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड। तो ये लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज इन एफिड्स और मॉस्किटो को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी कम होगी और आपके एग्रीकल्चरल फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। देखिए, अब ये आ गया पैथोजन से रिलेटेड, मतलब बैक्टीरिया और फंजाई। Microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis। बीटी के बारे में कई मर्तबा हम लोगों ने स्टडी किया। Bacillus thuringiensis ये एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया अपने अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन तैयार करता है। वो जीन जो प्रोटीन बनाएगा विद इन द बैक्टीरिया, दैट जीन इज कॉल्ड एज क्राइजीन। और ये जो प्रोटीन होता है ये इंडोटॉक्सिन होता है, अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होगा, इसीलिए बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में अल्कलाइन पीएच नहीं होता है। जब बटरफ्लाई कैटरपिलर प्लांट के लीफ को खाते हैं, उस लीफ पर ऑलरेडी हमने बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया के स्पोर स्प्रे कर दिए हैं। तो कैटरपिलर लीफ के साथ साथ बैसिलस थुरिंजिनेसिस को भी इंजेस्ट करेंगे। जैसे गले में यानी गट के मिड पार्ट में, गट के 3 पार्ट होते हैं, तो मिड गट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज मिड गट। इस मिड गट के अंदर इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कैटरपिलर ने जैसी बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया ईट किया, इंजेस्ट किया, यहां पर बैसिलस थुरिंजिनेसिस को अल्कलाइन पीएच मिलता है, और अल्कलाइन पीएच मिलते बराबर अंदर जो इंडोटॉक्सिन है, प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेशन होने के बाद बाहर निकलेगा और एपिथेलियल सेल्स को पंक्चर कर देगा, जिसकी वजह से वाटर भर जाएगा सेल्स में, गला जो है वो स्वेल हो जाएगा, फट जाएगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस which is used to control the butterfly caterpillar. Okay, next. BT is a abbreviation which is used to represent the Bacillus thuringiensis. These are available in sachets, मतलब जो बारीक बारीक छोटे और पैकेट्स आते हैं हमारे शैम्पू वगैरह के, तो वैसे सैशेट्स में Bacillus thuringiensis के ड्राइड स्पोर्स अवेलेबल है। सैशेट्स एज अ ड्राइड स्पोर। फिर इन स्पोर्स को वाटर के साथ मिक्स करना है, मतलब सैशेट को खोलना है, उसको वाटर में डाल देना, अच्छे से शेक करना है और फिर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देने का है। एंड स्प्रेड ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दिस आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा। यानी जो वल्नरेबल प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग ट्रीज है, उनके ऊपर ये मिक्सचर बैसिलस थुरिंजिनेसिस का स्प्रे कर देना है। फिर जो इंसेक्ट अटैक करने के लिए आएगा वो प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा, तो स्प्रे का बैसिलस थुरिंजिनेसिस भी बॉडी में जाएगा और इस मैकेनिज्म से उस इंसेक्ट की या लार्वा की डेथ हो जाएगी। इन द गट ऑफ लार्वा, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया गट ऑफ द लार्वा, यानी लार्वा का गला। आपको यहाँ पे लिखना है मिड गट, क्योंकि गट के पार्ट्स होते हैं। The toxin released and larva get killed। जैसा मैं आपको उधर मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, वही मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। The bacterial disease will kill caterpillars but leave other insect। हाँ देखिए, ये वो मेथड होता है जिसमें बायो कंट्रोल की बहुत ज्यादा अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस जिसको आपने लीफ के ऊपर स्प्रे किया वो सिर्फ बटरफ्लाई कैटरपिलर को ही किल करेगा। दूसरे कोई इंसेक्ट ने अगर लीफ को खाया तो वो किल नहीं होगे, क्योंकि दूसरे इंसेक्ट के गले में अल्कलाइन पीएच नहीं होता है। तो दिस इज
वेरी स्मार्टली टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब बैसिलस थ्रुंजिनेसिस सिर्फ एक ही टाइप के इंसेक्ट को किल करेगा, बाकी के इंसेक्ट को किल नहीं करेगा, उस बैसिलस थ्रुंजिनेसिस का टारगेट फिक्स है, एंड अदर इंसेक्ट अनहार्म। ओके, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड डेवलप हुई तो हमने क्या किया कि बैसिलस थ्रुंजिनेसिस के डीएनए में जो क्राई जीन था, जो प्रोटीन बनाता था एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, उस जीन को निकालकर प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि प्लांट खुद अपने अंदर ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन क्रिएट कर सके। हमको अब बैसिलस थ्रुंजिनेसिस के स्पोर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डायरेक्टली जीन को प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब ये जीन लीफ में जाकर के एक्टिवेट होगा, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन लीफ के अंदर ही बनाएगा, कैटरपिलर लीफ को खाएंगे तो प्रोटीन जाएगा और गट में जाकर के अपनी एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Okay, so because of development of method of genetic engineering in the last decade, scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene. क्या नाम है इस जीन का? क्राइजीन। ओके, क्राइजीन into plant. Such plant are resistant to attack बाय इंसेक्ट पेस्ट, यानी वो प्लांट खुद अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कॉटन के प्लांट में किया गया, क्योंकि कॉटन को बॉलवॉर्म और कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्राइजीन को बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बैक्टीरिया से निकाला और कॉटन के लीफ में इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज जेनेटिक मॉडिफाइड और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वन ऑफ द सच एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें बैसिलस थ्रुंजिनेसिस का क्राइजीन इंट्रोड्यूस किया गया। बीटी सोयाबीन है, बीटी पोटैटो है, बीटी टोमेटो है। जिस प्लांट के नाम के आगे बीटी लग जाए यानी उस प्लांट में बीटी का जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है और वो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन चुके हैं, विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग स्टेट में ये बीटी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस इज द फंगस। अब एग्जाम्पल आ रहा है फंजाई का, मतलब फंजाई के अटैक से बचने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. Exactly. Mycorrhiza टॉपिक आपने देखा, ये प्लांट का रूट है। ओके, और सॉइल में फ्रीली ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस डेवलप हो रही है। दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। जब ये ट्राइकोडर्मा सॉइल में ग्रो होती है, ये रूट में पेनिट्रेट नहीं होगी, बल्कि सॉइल में अगर कोई हार्मफुल पैथोजेंस आ जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा उन हार्मफुल पैथोजन से निपट लेगी, रूट तक के नहीं पहुंचने देगी। बिकॉज ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंगस एंड इट कैन किल दोज पैथोजन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल एंड दे कैन हार्म द रूट ऑफ द प्लांट, बट ड्यू टू ट्राइकोडर्मा इट इज रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट पैरा, बक्यूलोवायरस। अब देखिए वायरस से रिलेटेड बात करते हैं। आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। बक्यूलोवायरस एक ऐसा पैथोजन आइडेंटिफाई किया गया जो आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करके आर्थ्रोपोड को किल कर देता है, इंसेक्ट पर अटैक करके इंसेक्ट को किल कर देता है। तो यहां पे आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा बक्यूलोवायरस के बारे में। बक्यूलोवायरस, फिर एरो दीजिए और सामने लिखे इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। मेजॉरिटी ऑफ बक्यूलोवायरसेस, यानी बक्यूलोवायरस एक कैटेगरी का नाम है, उसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं।
used as biological control agent are in the genus न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. बैक्यूलोवायरस जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कैटेगरी है, उसमें एक जीनस है एनपीवी, शॉर्ट फॉर्म है ये एनपीवी, और इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. These viruses are excellent candidate for species-specific narrow spectrum insecticidal application. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि एनपीवी एक ऐसे वायरस है जो खास स्पेसीज पर अटैक करते हैं. स्पेसीज स्पेसिफिक मीन्स दे कैन किल वेरी स्पेसिफिक स्पेसीज इन द नैरो रेंज. मतलब अपने ही टारगेट को किल करना है, बाकी किसी दूसरे ऑर्थ्रोपोड के मेंबर को किल नहीं करना है और ना ही किसी अदर इंसेक्ट को किल करना है. इसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम insecticidal application. They have been shown to have no negative impact on plants. यानी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लांट को किसी भी तरह से हार्मनेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि प्लांट पर जो ऑर्थ्रोपोड नुकसान पहुंचाने को आते हैं उनको जरूर किल कर देंगे. ना प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही मैमल्स को, ना ही बर्ड्स को, ना ही फिशेस को, और इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट. जैसा मैं भी आपको बताया कि न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का टारगेटेड इंसेक्ट फिक्स है, जो नॉन टारगेटेड है उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये वायरस ना ही मैमल्स को, फिशेस को, ह्यूमंस को या प्लांट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid overall integrated pest management. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड में इंसेक्ट को क्या बोलेंगे उसको पालते हैं या उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, जैसा तितलियां हैं या और दूसरी चीजें हैं, उनके साथ साथ ऑर्थ्रोपोड भी है. यानी 10 में से 9 आपके मैनेज किए हुए या आपके पाले हुए आपके डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट हैं और उन 10 में से खाली एक हार्मफुल है. तो ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस सिर्फ हार्मफुल टारगेट ओरिएंटेड आर्थ्रोपोड को किल करेगा और बाकी 9 को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसे कहते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. इस पे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इसलिए 2 लाइनें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, मतलब ऐसा एरिया जहां में इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है, रेयर स्पेसीज प्रेजेंट है, कहीं आपके वायरस की वजह से रेयर स्पेसीज को नुकसान ना हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए वायरस को यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर. तो देखिए बायो फर्टिलाइजर में होता क्या है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते. यहां पे मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करूं. फर्टिलाइजर ऐसे कंपाउंड जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. होता क्या है बच्चों कि आपके पास में खेत है, उसमें काली मिट्टी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट उस मिट्टी के अंदर उस सॉइल में प्रेजेंट है. आपने उस एरिया में, उस फील्ड में एक क्रॉप डेवलप किया, तो क्रॉप जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट मिनरल्स को, इनऑर्गेनिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं. फिर आप सेकंड सीजन में क्रॉपिंग करेंगे, थर्ड सीजन में क्रॉपिंग करेंगे. मतलब ये हुआ कि सॉइल से धीरे धीरे इनऑर्गेनिक एलिमेंट और न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्योंकि रूट एब्जॉर्ब कर लेगी, प्लांट्स में चला जाएगा ये पूरा न्यूट्रिएंट. लेकिन आपको सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन करनी है, तो आप सॉइल में कुछ ऐसे कंपाउंड ऐड करेंगे जिनकी वजह से सॉइल का एलिमेंट मेंटेन रहे. उस कंपाउंड को कहते हैं फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया.
First is chemical fertilizer, which are synthetic and harmful because they are synthesized in the industries like urea. And second is biological fertilizer. बायोलॉजिकल में फिर से दो टाइप आती है. पहली टाइप है मैन्युअर, यानी कि खाद जिसे कहते हैं हम, जैसा गोबर वगैरह है इसका इस्तेमाल करना, तो इट इज मैन्युअर. एंड सेकंड कैटेगरी इज बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर यानी ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद सॉइल में इनऑर्गेनिक एलिमेंट की क्वांटिटी मेंटेन करेंगे या प्लांट में जाकर के एसेंशियल एलिमेंट डोनेट करेंगे. फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, ओलोसीरा, टोलिपोटेरिक्स, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना, ये सब ब्लू ग्रीन अलगी है. तो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ये टॉपिक हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे और कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.